स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे फरवरी मंथ के समय में, तो उसके रिगार्डिंग में जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुआ। 2024 के समय बांग्लादेश के वहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ था, जिसके थ्रू शेख हसीना नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिमूव किया गया पावर से। और आप देखिए कि उसके लेटर पेज के अंदर में इंटरिम गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूट है वो हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक नोबेल प्राइज के जो रेसिपिएंट है मोहम्मद यूनुस, उनका लीडरशिप के अंदर में। तो क्या स्टूडेंट्स इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरीके से पॉजिटिव स्टेप को कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि कंटिन्यूस वहाँ पे मोब वायलेंस से मोब के द्वारा जो अयोस का सिचुएशन है वो क्रिएट किया गया है। तो सोसाइटी में डिवाइड के अलावा माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि एक नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसका कम्प्लीटली जो फेलियर है वो वहाँ पे हुआ है। हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप देखिए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और वहाँ पे एक रिसेंट डेवलपमेंट भी हुआ है कि बांग्लादेश का जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे खालिदा जिया, उनका डेथ है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स उनका डेथ होने के बाद में आप देखिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन है जो बांग्लादेश जिसे कि बेगम्स की राइवलरी के रूप से देखा जाता था कि शेख हसीना और खालिदा जिया हैं पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर में पार्टिसिपेट किया करते थे। और फर्स्ट टाइम बोथ लीडर्स उनका एब्सेंट है और वहाँ पे इस तरीके से न्यू काइंड ऑफ इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट। अब यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो इंडिया के साथ में जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश से वो शेयर किया। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इसको रीड करें तो ये आप देखिए कि फिफ्थ लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है किसी भी दो कंट्रीज के बिटवीन में। लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्टेट्स के बारे में रीड करें कि हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं, तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में आपको आसाम है। वेस्ट बंगाल तो लार्जेस्ट एरिया को शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के बाद में आप देखिए आसाम है, आसाम के बाद में स्टूडेंट्स मेघालय है, असम के बाद में मेघालय है, मेघालय के बाद में त्रिपुरा है और मिजोरम, त्रिपुरा है। और यहाँ पे हमने खालिदा जिया के बारे में रीड किया है, तो एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए ये भी रेज होता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं क्या वहाँ पे भी फर्स्ट लीडर के रूप से खालिदा जिया हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पावर है उसको हेड किया था। तो अब देखिए कि खालिदा जिया से पहले पाकिस्तान के अंदर में बेनजीर भुट्टो हैं वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन चुके थे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो आपको कुछ रिवर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन एरिया में काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो फ्लो किया करती हैं। और रिवर्स का आप देखिए कि वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में वहाँ पे एक प्रपोजल है कि इंडिया और बांग्लादेश वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट करें, स्पेशली जो तीस्ता रिवर है उसके रिगार्डिंग। जो गंगा रिवर हमारी कंट्री में जो फ्लो करती है उसको आप देखिए कि पद्मा के नाम से वहाँ पे जाना करते हैं। गंगा रिवर है उसको किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो फ्लो करती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ब्रह्मपुत्रा को आप देखिए कि वहाँ पे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पे जमुना के नाम से जाना। तो जो तीस्ता रिवर है इन्हीं रिवर्स को वहाँ पे ज्वाइन है वो किया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया और जर्मनी के बारे में है। बांग्लादेश के रिगार्डिंग में एक और इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे 2024 के समय जब पीपल्स का मूवमेंट हुआ था तो उसको बेसिकली जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना करते थे। किसके नाम से स्टूडेंट्स, जुलाई रिवॉल्यूशन। तो इस जुलाई रिवॉल्यूशन को आप देखिए कि मोड आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर में एक प्लेस के ऊपर और रीड किया करते हो। 1830 के समय में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड फेज है वो हुआ करता था, तो सेकंड फेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में भी आपको जुलाई रिवॉल्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा। एक तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग में है, और बांग्लादेश के वहाँ पे भी जो पीपल्स का मूवमेंट हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको भी जुलाई रिवॉल्यूशन है वो बोला जाता है। स्टूडेंट्स इलेक्शन के दौरान में वहाँ पे एक रेफरेंडम है, जुलाई रिवॉल्यूशन की पर्सपेक्टिव से कुछ रेफरेंडम कैरी आउट होगा, तो उसके रिगार्डिंग में भी जो वोटिंग होगा पीपल्स का जो ओपिनियन है वो लिया जाएगा।
नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया और जर्मनी के बारे में है। रसियन एम्बेसी जो जर्मनी के वहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो एक रसियन डिप्लोमेट को कहा गया कि उनके द्वारा इंटेलिजेंस का जो वर्क है वो किया जाता है, कुछ स्पाई जो पर्सन्स हैं उनके साथ में उनका एंगेजमेंट है। बेसिक क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, क्या जर्मनी के साथ में एरिया शेयर करता है रसिया यहाँ पे? जो डायरेक्टली जो लैंड बॉर्डर है वो तो शेयर नहीं हुआ करता है, बट अगर हम मेरी टाइम के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो रसिया का एक एनक्लेव एरिया है जिसको कि कैलिनिनग्रेड के नाम से जाना करते हैं, कैलिनिनग्रेड के नाम से जाना करते हैं। अब देखिए कि ये जो पार्ट है रसिया के मेन लैंड से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाल्टिक सी के अंदर में अपना एरिया है वो ये शेयर करता है। और जो जर्मनी का नाइबर कंट्री है पोलैंड और एक एक कंट्री है लिथुआनिया, उनके बिटवीन में ये एरिया है वो सिचुएटेड है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो बाल्टिक सी है उसके साथ में एरिया है वो शेयर हुआ। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्मनी है, इस पार्ट के अंदर में पोलैंड है, यहाँ पे आप देखिए कि लिथुआनिया है और ये आपको कैलिनिनग्रैड है वो एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये रसिया और जर्मनी के बारे में था। डिप्लोमेट्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वियना नाम का एक कन्वेंशन है जो डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करता है। उसी इम्यूनिटी की वजह से जिस कंट्री में अगर कोई क्राइम उनके द्वारा कमिट हुआ है तो उस कंट्री का जो लॉ है उनको प्रोसिक्यूट है नहीं करता है, उनको उनके उनका जो होम कंट्री है वहाँ पे सेंड है वो कर दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के ही पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश का जो सदर्न एक्सटेंशन है वहाँ पे एक एरिया है, एरिया का नाम है बेसिकली स्टूडेंट्स कोक्स बाजार। कोक्स बाजार वो जगह है जहाँ पे म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो कैंप्स हैं वो बिल्ट किए गए हैं। अब आप देखिए कि वो कैंप का एरिया है, वहाँ पे फायर का इंसिडेंट है वो सामने आया है, तो फायर के इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। ये जगह आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ ऐसे प्लेसेज हैं बांग्लादेश के अंदर में जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स उनके लिए डेवलप किए गए हैं, जैसे कि कोक्स बाजार का एरिया है। बांग्लादेश का जो सदर्न एक्सटेंशन है वहाँ पे ये कोक्स बाजार सिचुएटेड है। और सदर्न एक्सटेंशन के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे एक आइलैंड भी है। आइलैंड का नाम क्या है? सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन वो आइलैंड है जिसके रिगार्डिंग में शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर में मेंशन किया था। यूएस का जो फोर्सेज हैं इस आइलैंड को लेना चाहते थे, उनके द्वारा इसको डिनाई किया गया, तो इस वजह से उनका जो पावर है उसको आप देखें कि एक मूवमेंट के थ्रू पावर को चेंज है वो कर दिया गया। तो इसी के नियर बाई एरिया में कोक्स बाजार सिचुएटेड है जहाँ पे रोहिंग्या पर्सन्स हैं उनके कैंप्स का डेवलपमेंट हुआ है। एक और आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर में जिसका नाम है भासन चार आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है? भासन चार आइलैंड। भासन चार आइलैंड के वहाँ पे भी रोहिंग्याज के रिगार्डिंग में जो कैंप्स हैं वो डेवलप हैं वो किए गए हैं। क्या स्टूडेंट्स इंडिया भी कोई किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बांग्लादेश को इन रोहिंग्या पर्सन्स का जो कैंप्स हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि 2017 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन इंसानियत है उसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स, ऑपरेशन इंसानियत है। हो सके आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन इंसानियत किसके रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे आप देखिए कि दिसंबर के मंथ के समय ही एक पर्सन के द्वारा काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सन्स के ऊपर अटैक किया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे फिर से गन का जो वायलेंस की न्यूज़ है वो सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया एक पीसफुल कंट्री है, कभी 1996 के समय में वहाँ पे गन वायलेंस का जो न्यूज़ है वो आया था, बट अभी रिसेंटली आप देखिए कि सेकेंड न्यूज़ है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022 के समय हमारी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स का किसी भी रेस्ट्रिक्शन के थ्रू जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो हो सके उसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट है उसको भी साइन है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वहाँ पे आप देखिए कि लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है वो हुई है। कुछ दिनों पहले आपको एक होमवर्क दिया गया था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 के समय सेटअप हुआ। काफ़ी सारी जो रिपोर्ट हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती हैं और जनवरी के समय इनका एक मीटिंग हुआ करता है जिसको कि किसके नाम से जानते हैं? डावोस समिट के नाम से, या डावोस एजेंडा के नाम से भी उसको जाना करते हैं। स्विट्जरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे एल्प्स माउंटेन है वो सिचुएटेड है, वहाँ पे ये डावोस नाम का जो सिटी है वो हुआ करता है। तो आपको होमवर्क ये दिया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसका जो डावोस के अंदर में हेडक्वार्टर है वो नहीं है, इसका हेडक्वार्टर एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर में है।
जनवरी में इनका जो डिस्कशन डायलॉग होता है जिसको डावोस एजेंडा के नाम से जानते हैं। और अब देखिए कि इस साल जो डावोस एजेंडा हुआ है उसका थीम क्या है। थीम यहाँ पे रखा गया है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यहाँ पे थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तो अब देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ इम्पोज किया था 8 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर में, कि जो वहाँ पे उनका प्लान था कि ग्रीनलैंड को वो टेक ओवर करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इन 8 यूरोपियन कंट्रीज ने अपना फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया था ग्रीनलैंड के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उस टैरिफ का जो विड्रॉवल हुआ है ग्रीनलैंड की रिगार्डिंग में जो फ्रेमवर्क है उससे नाटो के जो चीफ हैं उनसे एग्रीमेंट है वो कैरी आउट हुआ। अब यूएस का बेसिकली प्रपोजल है वो क्या है, ग्रीनलैंड के वहाँ पे ये क्या डेवलप करना चाहते हैं। अब देखिए कि गोल्डन डोम नाम का एक इनिशिएटिव है, गोल्डन गोल्डन डोम नाम का एक इनिशिएटिव है, उसका डेवलपमेंट का प्रपोजल है वो रखा गया। गोल्डन डोम बेसिकली है क्या, मल्टी लेयर मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इंटेंशन उन्होंने शो किया है कि ग्रीनलैंड के वहाँ पे ये डेवलप है वो करेंगे। और रसिया और चाइना का जो प्रेजेंस है उसको रिड्यूस किया जाएगा आर्कटिक के रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि यूएस का बेसिकली एक डॉक्ट्राइन भी हुआ करता है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जो रीजन है वहाँ पे उनका डोमिनेशन रहे। वेस्टर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं उसमें यूरोपियन पावर्स का इंटरवेंशन है उसको मिनिमम किया जाए, उसको रिड्यूस है वो किया जाए। 1823 के समय में ये जो डॉक्ट्राइन है उसको अडोप्ट किया गया था यूएस ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना जो डोमिनेशन है उसके रिगार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डावोस एजेंडा है उसी के बारे में है। यूक्रेन के जो लीडर हैं वो भी वहाँ पे गए हैं। तो यूक्रेन के लीडर ने यूरोपियन जो पावर्स है उनकी रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट दिया। यूरोपियन पावर्स का जो विल पावर है उसका नेग्लिजेंस। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लीडर के द्वारा कहा गया कि 2025 के समय भी वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने उस समय भी यूरोपियन पावर्स को अपने एरिया के अंदर में जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए कहा गया था। कंटिन्यूस आप देखें कि किसी भी तरीके के इनिशिएटिव हैं वो नहीं हुए हैं। रसिया के द्वारा जो 20% का एरिया है यूक्रेन का उसका अनेक्स है वो कर लिया गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं वो मेंशन किए गए उनके द्वारा। यूरोपियन पावर्स का जो लैक ऑफ विल पावर है उसको ये बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि ईरान के द्वारा कहा गया कि यूएस के जो लीडर हैं उनके द्वारा इस तरीके से कोई इंटरवेंशन है वो ना किया जाए। कंटिन्यूस वो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वो कैरी आउट कर सकते हैं, उनका जो फिंगर है वो ट्रिगर के ऊपर में है। इस तरीके से ईरान के जो गार्ड्स के जो चीफ हैं उनका ये स्टेटमेंट है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट था कि वो कि ईरान के वहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर में इंटरवेन करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो 2025 के समय में 12 डेज का जो वॉर का सिचुएशन था जिसमें बेसिकली उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स उसको बॉम्बिंग है वो किया था। कौन कौन सा न्यूक्लियर साइट है जिसको बॉम्बिंग किया गया था, संडे के न्यूज़पेपर में हमने उन साइट्स को रीड किया था। अब देखिए एक साइट का नाम तो वहाँ पे है फोर्डो, एक साइट का नाम है फोर्डो है। एक साइट का जो नाम है वो है नतांज, नतांज है। और आप देखिए इस्फाक है, इस्फाक नाम का भी एक साइट है। ये 3 साइट्स हैं जिनको बॉम्बिंग किया गया था जून 2025 के समय जो 12 डेज वॉर का सिचुएशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसके सेलिब्रेशन में एज ए गेस्ट के रूप से। अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जब उनका विजिट रहेगा तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है वो एग्रीमेंट्स को साइन कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि सिक्योरिटी और डिफेंस का जो पार्टनरशिप है वो साइन हो सकता है। सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर में मेरी टाइम सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। सिक्योरिटी और जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें आप देखिए कि मेरी टाइम सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। मेरी टाइम सिक्योरिटी के अलावा जो साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर के केसेस सामने आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अलावा आप देखिए कि काउंटर टेररिज्म है उसको भी इंक्लूड है वो किया जाएगा। इस दौरान में आप देखिए कि सिक्योरिटी एजेंडा है आने वाला जो 2030 है उसके लिए किस तरीके से बहुत बहुत जो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। और मेंशन ये भी है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है इंडिया का आप देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के रूप से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप से एग्जिस्ट करता है।
फ्रांस के द्वारा आप देखिए कि रसिया का जो एक टैंकर है, ऑयल टैंकर, उसको इंटरसेप्ट वो किया गया है। रसिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वेस्टर्न पावर्स के द्वारा, तो उसके बाद में उनके ऑयल टैंकर है जिसको कि यहाँ पे डिटेक्ट किया गया, उसको इंटरसेप्ट वो किया गया है मेडिटेरियन सी के वहाँ पे। अब बेसिकली ये मेडिटेरियन सी के बारे में था, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयल के थ्रू जो रेवेन्यू आया करता है वही एक रसिया का मेन आप देखिए कि इनकम इकोनॉमी का सोर्स है, जिसके थ्रू वो कंटिन्यूस रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में अपना जो जो पार्टिसिपेशन है, ऑयल को बेसिकली एक मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मलेरिया के बारे में है, आप देखिए कि 2025 का मलेरिया के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है वो दिसंबर के मंथ के समय रिलीज है वो हुआ था। तो 2030 है वो एक टारगेट ईयर है कि मलेरिया को एलिमिनेट है वो करना है। तो क्या स्टूडेंट्स हमारा जो एशिया पैसिफिक का रीजन है क्यों यहाँ पे कैपेबल है मलेरिया के एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि 5 ईयर्स से पहले इसका जो डेडलाइन है उसकी प्रोग्रेस को यहाँ पे अगर एनालाइज किया जाए तो हमारा जो एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उसमें 17 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मलेरिया का जो आप देखिए कि एंडेमिक सिचुएशन है। 17 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मलेरिया है एंडेमिक सिचुएशन के अंदर में है। फिर आपको अगर हम नंबर ऑफ केसेस के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि 2023 के समय 9.6 मिलियन के आसपास केसेज हुआ करते थे, जो 8.9 मिलियन है वो हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेज में जरूर से डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोग्रेस को भी अचीव किया है इस एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर में, जो मलेरिया को एलिमिनेट है वो कर चुके हैं। जैसे कि आप देखिए कि श्रीलंका है, जैसे कि आप देखिए कि श्रीलंका है, चाइना है, श्रीलंका है, चाइना है, तिमोर लेस्ते है, तिमोर लेस्ते है, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस है, वियतनाम है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेज में रिडक्शन है वो हुआ है। रिसेंटली वैक्सीन का भी डेवलपमेंट हुआ मलेरिया के रिगार्डिंग, चाहे आप देखिए कि आरटीएस नाम का जो वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट होना हो, एस नाम से एक वैक्सीन है जो मलेरिया के पर्सपेक्टिव से है। तो और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक रिसेंट वैक्सीन है जिसको R21 का नाम दिया गया है, जो अफ्रीका के वहाँ पे जिसका लार्जर वे में जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो इंडिया में आप देखिए कि मलेरिया के जो केसेज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में हुआ करते हैं। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसके बिहाइंड में एक वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी इसके बिहाइंड में एक मेजर रीजन है। इंडिया के अंदर में भी आप देखिए कि हमारा जो डेडलाइन है वो 2030 से भी पहले है, 2027 के समय ही हमें मलेरिया को एलिमिनेट है। ओवरऑल अगर हम बात करें नंबर ऑफ केसेज में रिडक्शन होना एशिया पैसिफिक के लिए एक होप है कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है। बट इसका इसका जो फंडिंग के अंदर में जो रिडक्शन हुआ है, जो फंडिंग आप देखिए कि जो मलेरिया के इनिशिएटिव्स में जो फंडिंग का कम होना, ये कंसर्न को रेज करता है। कंसर्न को रेज करता है जो रेजिस्टेंट होना, ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंसी है वो भी यहाँ पे कंसर्न को क्रिएट करता है। फंडिंग है, रेजिस्टेंसी है जो वहाँ पे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कंसर्न के रिगार्डिंग में है। थायराइड के बारे में है, थायराइड आप बेसिकली आप देखिए कि बटरफ्लाई का जो सिचुएशन जो जो स्पेस है उतना वहाँ पे आप देखिए कि उस तरीके का एक ग्लैंड है जो कि आपका नेक का एरिया है, वहाँ पे ये पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड के थ्रू टू हार्मोन्स वो रिलीज हुआ करते हैं। टू हार्मोन्स का वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से हार्मोन है, हार्मोन T4 है, T3 है, उनका नेमिंग है वो डिफरेंट है। हार्मोन T4 T3 जो कि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट है वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट थायराइड का जो टेस्टिंग है वो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है उसके बिहाइंड क्लिनिकल जो जो कंसर्न है वो नहीं है, यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये किसी अदर कंसर्न की रिगार्डिंग में थायराइड टेस्टिंग है वो इंक्रीज होना। तो यहाँ पे बताया गया है कि थायराइड टेस्टिंग है वो क्लिनिकल वे के थ्रू होना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा जब आपको सजेस्ट किया जाए तो आपके द्वारा थायराइड टेस्टिंग है वो करवाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट पेज के बारे में है, अब आप देखिए कि हमने आज कुछ चेंज किया है। जो हमारा जो वर्ल्ड का जो पेज है, वर्ल्ड का जो पेज है, वर्ल्ड पेज को और स्टूडेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में लार्जर नंबर्स के अंदर में,
और वर्ल्ड पेज के थ्रू हम प्लेसेज इन न्यूज़ के अंदर में हैं, कोई लोकेशन है उसको भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम आज से जो न्यूज़पेपर डिस्कशन कैरी आउट करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो वर्ल्ड पेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर कोई न्यूज़ है तो उसी को हम लार्जर वे में डिस्कस किया करेंगे। फर्स्ट जो डिस्कशन है वो इनका रहेगा। बाद में हम आप देखिए कि जो टॉपिक है जो मेंशन है उन फ्रंट पेज एंड जो मिडिल पेजेज के बारे में डिस्कशन है वो करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मणिपुर के बारे में मेंशन किया गया। मणिपुर का जो सदर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे एक मैती कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं जिनको कि असैसिनेट कर दिया गया है मणिपुर के वहाँ। तो 2023 के समय मणिपुर के वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस, ये जो पर्सन है उनका जो रिलेशन है वो कुकी और जू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बिलोंग किया करता था कि उनका जो मैरिज है वो कुकी और जू कम्युनिटी से हुआ था। और इन्हीं कम्युनिटीज के बिटवीन में आप देखिए कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। मैती जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे डोमिनेटेड कम्युनिटी है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये मणिपुर का मैप है, सपोज कीजिए मणिपुर का मैप है। मणिपुर का जो वैली का एरिया है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इम्फाल वैली के नाम से, जो कैपिटल एरिया है इम्फाल वैली। इम्फाल वैली का एरिया है जो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे मैती कम्युनिटी है उनका डोमिनेशन है, और जो हिली एरियाज है वहाँ पे आपको कुकी और जो कम्युनिटी है उनका डोमिनेशन है वो आपको मिलेगा। अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए, फिर से वायलेंस हुआ है जिसको कंडेम किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी है, इंटीग्रिटी का जो कम्युनिटी था उसके द्वारा भी इसको कंडेम किया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि मणिपुर का जो स्टेटहुड है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखिए कि हमारा जब एक बार हम नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे यहाँ पे। हमारा जब इंडिपेंडेंस होता है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि 14 स्टेट्स और 6 यूटी हैं वो हुआ करते। 14 तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हुआ करते थे और 6 यूटी हैं वो हुआ करते थे। अब यहाँ पे ये जो स्टेटहुड है वो किस तरीके से डिटरमाइन हुआ है, कौन कौन सा स्टेट है वो कब एग्जिस्टेंस में आया है। तो आप देखिए आसाम नाम का जो स्टेट है वो एग्जिस्ट किया करता था 1963 के समय में। वहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। नागालैंड के जो पर्सन है वो ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। तो नागालैंड को जो स्टेटहुड है वो 1962 के समय ग्रांट है वो कर दिया। दार्जिलिंग वे के अंदर में 3 स्टेट हैं वो क्रिएट होते हैं 1972 के समय में। 1972 के समय 3 स्टेट हैं वो कौन कौन से क्रिएट हुई। फर्स्ट स्टेट आप देखिए कि क्रिएट होता है वहाँ पे मणिपुर है। एक स्टेट वहाँ पे क्रिएट होता है मणिपुर। अदर स्टेट जो क्रिएट होता है वो बेसिकली मेघालय है। वो आप देखिए कि मेघालय है। और मेघालय के अलावा स्टूडेंट्स एक जो स्टेट यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो हुआ था त्रिपुरा। त्रिपुरा को वहाँ पे स्टेटहुड है वो मिला। और इसी दौरान में जो सबसे जब जब हम फार ईस्ट का मैप देखते हैं इंडिया का, तो सबसे टॉप के ऊपर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे टॉप के ऊपर में है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो अरुणाचल प्रदेश है उसको यूटी बना दिया गया था। और सबसे डाउन के अंदर में कौन है, फार ईस्ट के अंदर में सबसे डाउन के ऊपर में है मिजोरम। तो स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है उनको क्या बना दिया गया था उस दौरान में 1972 में, यूटी। फिर उसी दौरान में सिक्किम सिक्किम के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टेटहुड है वो ग्रांट किया जाए। सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया गया 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से। फिर वहाँ के लोगों का डिमांड था कि हमको फुल फ्लेज वे के अंदर में इंक्लूड होना है, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम है उसको इंडिया का स्टेट है वो बनाया गया। और ये जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यहाँ पे यूटी कर दिया गया था 1972 के समय में, इनको स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है 1987 के समय में गोवा के साथ में, जब गोवा को भी स्टेटहुड दिया गया था और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी स्टेटहुड है वो ग्रांट हुआ था। तो ये मणिपुर के बारे में था। मैती नाम का जो जो आप देखिए जो वहाँ पे मणिपुरी जो लैंग्वेज बोली जाती है जिसको मिती लैंग्वेज हम बोला करते हैं। तो ये जो मैती लैंग्वेज है ये बेसिकली आप देखिए कि शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर में ऐड होता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज हैं जिनको एक साथ ऐड किया गया था शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूल 8 के अंदर में। मणिपुरी हमारा वहाँ पे क्लासिकल डांस भी है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर का जो एड्रेस है उसके बारे में है। अब आप देखिए कि कर्नाटका के वहाँ पे भी जो गवर्नर हैं उन्होंने कम्प्लीटली जो एड्रेस है उसको नहीं कैरी आउट किया है। अब उसको आप देखिए कि बिटवीन पीरियड के अंदर में ही उसको एंड है वो कर दिया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कस्टमरी प्रैक्टिस है, कस्टमरी एड्रेस हुआ करता है गवर्नर का।
किसी भी ईयर का जो फर्स्ट मीटिंग होता है तो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस किया करते हैं। जो गवर्नमेंट है उस समय स्टेट के अंदर में उसका प्रीवियस डेवलपमेंट विजन किस तरीके से रहा है उसके बारे में वो डिफाइन करते हैं, बताते हैं उस एड्रेस के अंदर में। और फ्यूचर के अंदर में क्या प्लान है वो रहेगा उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है वो हुआ करता है। तो क्या स्टूडेंट्स, ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है यहाँ पे मेंशन, जो जो पॉलिसी उनके द्वारा मेंशन की जाती है। अब देखिए कि गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट जो हुआ करती है उनके द्वारा डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर हुआ करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? आर्टिकल 175 के अंदर में तो गवर्नर के एड्रेस के बारे में मेंशन है, और स्पेसिफिक जो प्रोविजन है उसके अंदर में आर्टिकल 176 के अंदर में मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में, अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआईआर का जो ड्राइव है वो तो यहाँ पे माइग्रेंट जो पर्सन है, जो यहाँ पे आप देखिए कि माइग्रेशन है इंटर कंट्री, उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए आपको कैरी आउट करना था। आपको सिटीजनशिप की रिगार्डिंग में क्यों यहाँ पे जो डिस्कशन है वो करना है, मीन्स सिटीजनशिप की रिगार्डिंग में क्यों आपको डॉक्यूमेंट्स उनका रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2003 का जो जो रूल है उसको यहाँ पे कोट किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 है वो बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में है। पर जब हम आर्टिकल 326 के बारे में रीड करते हैं तो 326 है वो बेसिकली मेंशन करता है कि इंडिया का जो सिटीजन है उसी को वोटिंग राइट है वो यहाँ पे मिला है, कि वोट का जो राइट है वो उसी पर्सन को मिला है जिसको कि इंडिया का सिटीजनशिप है। तो ये बेसिकली एक प्रोविजन बताया गया है उनके द्वारा कि जिस वजह से सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में भी उनका चेकिंग है वो कैरी आउट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के भी न्यूज़पेपर के अंदर में ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्शन कमीशन है अपना जो वर्क है उससे डेविएट ना होना चाहिए, डेविएशन को नहीं कैरी आउट करना चाहिए। वोटिंग लिस्ट का रिवाइज उनको कैरी आउट करना है, उसी के रिगार्डिंग में वेरिफिकेशन करना है, तो उसी को वो यहाँ पे कैरी करें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा आप देखिए कि जो बोर्ड ऑफ पीस को जो सेटअप किया गया है, बोर्ड ऑफ पीस किसके रिगार्डिंग में? गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में है ये बोर्ड ऑफ पीस। तो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, बट इंडिया आप देखिए कि उसको ज्वाइन है वो नहीं करता है। इंडिया ऑफिशियली वहाँ पे एब्सेंट है, वो रहा करता है। अब इंडिया एब्सेंट क्यों है उसके बिहाइंड में भी हम रीड करेंगे, क्योंकि आज का एक एडिटोरियल है वो इसी के पर्सपेक्टिव से है। इंडिया का जो एब्सेंटिज्म है वो क्यों है, वहाँ पे क्या कंसर्न है इंडिया के बेसिकली से जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके रिगार्डिंग। काफ़ी सारे कंट्रीज को इनवाइट किया गया। आप देखिए कि पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के अलावा सऊदी के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है, तुर्की के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। पाकिस्तान है, सऊदी है, तुर्की है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट्स यूएन के द्वारा भी आप देखिए कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था नवंबर दिसंबर मंथ के समय। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे जब ये प्रपोजल पास होता है गाजा स्ट्रिप में पीस प्रोसेस की रिगार्डिंग में, तो रसिया और चाइना है वो एब्सेंट रहते हैं, बाकी कंट्रीज ने इसको एंडोर्स किया था, इसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया। तो क्या यूएन का एक अल्टरनेटिव यहाँ पे एक प्रपोजल बना है जो पीस को प्रमोट करता है? यूएन का कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे बना है तो उसके बारे में मेंशन भी है। तो आप देखिए कि कंसर्न तो ये यूएन के रिगार्डिंग में है, जिस इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में सेटअप किया गया था, तो पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं कर सका है किसी तरीके से। जो पीस का एनफोर्समेंट है वो इनके द्वारा नहीं किया गया है। इंडिया के कंसर्न क्या है? फर्स्ट कंसर्न यहाँ पे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान को यहाँ पे ज्वाइन किया जाना। अब देखिए कि पाकिस्तान का ज्वाइन किया जाना इंडिया के लिए कंसर्निंग है। यूएस और पाकिस्तान का क्लोजनेस होना, सऊदी और पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी डील होना। सेकेंड स्टूडेंट्स, इंडिया के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेज हो सकते हैं। हो सके पाकिस्तान आप देखिए कि आने वाले समय में कश्मीर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है उसको यहाँ पे रेज करे, तो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो डिप्लोमेटिक किसी भी तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है उसको उसमें आप देखिए कि इंगेज है वो नहीं होना चाहते। थर्ड स्टूडेंट्स, फंडिंग के रिगार्डिंग में है या यूएन को आप देखिए कि यूएन को बाईपास करते हुए ये जो प्रपोजल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है तो उसको भी इंडिया है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल बेस ऑर्डर है, रूल बेस जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो होना चाहिए। और कंटिन्यूस हम तो यूएन का ही आप देखिए कि रिफॉर्म के बारे में डिमांड है, इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म है वो किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मोर जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस है वो दिया जाए एज ए परमानेंट मेंबर के रूप से। तो ये बेसिकली हमने बोर्ड ऑफ जो पीस है उसके बारे में रीड किया। आप देखिए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के भी एक पर्सन है, उनका यहाँ पे प्रेजेंस है वो रहा था।
पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो पर्सन है उनका अल्टीमेट प्रपोजल यही है कि जो रफा बॉर्डर का एरिया है जो कि गाजा स्ट्रिप के सदर्न पार्ट के अंदर में है, उसको बोथ पार्ट्स के थ्रू ओपन है वो किया जाए। रफा बॉर्डर को बोथ एरियाज के रिगार्डिंग में ओपन है वो किया जाए, जिसके थ्रू इजिप्ट का जो साइनाई पेनिनसुला है उसका एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे काऊ विजिलेंटिज्म के बारे में है। अब देखिए कि काऊ का जो ट्रेड है उसके अंदर में एक पर्सन का एंगेजमेंट होना, उसके रिगार्डिंग में उनको मोब लिंचिंग है वो कर दिया गया उड़ीसा के वहाँ पे जो बालासोर का जो डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के वहाँ पे जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, चांदीपुर का एरिया है। चांदीपुर वैसे किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? चांदीपुर जो फेमस है, चांदीपुर फेमस है इंडिया का जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा। अब आप देखिए कि वहाँ पे ये विजिलेंटिज्म का जो केस है वो सामने आया है। जब हम हमारा जब डीपीएसपी को रीड करते हैं तो आप देखिए उसके अंदर में भी मेंशन किया गया है कि काऊ का किसी भी तरीके से जो काल्फ है उनका जो स्लोटरिंग है उसको प्रोहिबिट है वो करना है। तो किस आर्टिकल के अंदर में ये मेंशन है? आर्टिकल 48 के अंदर में इसको मेंशन है वो किया। अगर हम मोब वायलेंस के बारे में रीड करें तो तहसीन पूनावाला केस है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है किसी भी तरीके से मोब वायलेंस वो नहीं होना चाहिए। मोब वायलेंस को रोकना जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली आप देखिए कि कुछ केसेज के बारे में यहाँ पे मेंशन था, ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसको कैरी आउट किया गया था कि उस फैमिली मेंबर का जो सिचुएशन है वो तरीके का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिमालयाज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि हमारी जो हिमालयाज़ हैं उसके अंदर में आप देखिए कि क्यों उनको बेटर वे के अंदर में ट्रीट करने का ज़रूरत है। वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसी के बारे में ये मेंशन है। मेंशन ये किया गया कि 2025 को जो हम देखते हैं तो 25 के अंदर में आप देखिए कि मोर देन 200 के आसपास ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे जो डेज हैं वो रही हैं, मोर देन 200 के आसपास डेज हैं जिनमें क्लाइमेटी इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली देखने के लिए मिला है। क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली देखने के लिए मिला है हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे। इसमें आप देखिए कि 4000 के आसपास जो डेथ ही बताई गई हैं, जो क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर की वजह से 4000 के आसपास डेथ है वो हुई है। क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर किस तरीके से? जैसे कि धाराली के एरिया में हुआ, हरसिल के वहाँ पे हुआ, क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन होना, लैंडस्लाइड होना, एवलांची का सिचुएशन होना। तो ये कुछ ऐसे ऐसे इम्पैक्ट हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज है वो स्लोली स्लोली वे के अंदर में जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो इंक्रीज होने लगी। अब यहाँ पे देवदार जो ट्रीज हैं उसके बारे में बताया गया कि जो 7000 के आसपास जो देवदार ट्रीज हैं उनके कटिंग के जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में। देवदार ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, नेटिव स्पीसीज का क्या इंपॉर्टेंस है? स्टूडेंट, जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो स्लोपी हुआ करते हैं। जो स्लोप है, स्लोप को आप देखिए कि जो लैंड है उसको मजबूत रखने के लिए, उसको स्ट्रोंग रखने के लिए जो ट्रीज है उनका रूट है एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। ट्रीज का जो रूट्स है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी देता है, लैंडस्लाइड को रोकता है और नेचुरल बैरियर के रूप से जो स्टेब्लिश है वो होता है। रिवर का जो इकोलॉजी है उसके रिगार्डिंग में भी देवदार ट्रीज का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एंट्रो माइक्रोबियल जो क्वालिटी हुआ करती है देवदार ट्रीज का, तो रिवर्स का जो वाटर है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट वहाँ का जो इकोलॉजिकल लाइफ है उसके लिए भी रोल प्ले करता है। अब क्या होना चाहिए कि आपको रोड को वाइड करना है, चार धाम प्रोजेक्ट को आपको कैरी आउट करना है, तो ट्रीज को मैक्सिमम प्लांटिंग है वो किया जाए और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये इम्पैक्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी आप देखिए कि उसके केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ब्रिक्स में जो इंडिया में जो ब्रिक्स का समिट होगा 2026 के समय में, तो ब्रिक्स का समिट के अंदर में भी आप देखिए कि ग्रीन और रेजिलियंट एजेंडा है उसको इंक्लूड है वो किया। अब यहाँ पे डिस्कशन यही है कि 26 का जो समिट है उसके अंदर में ग्रीन और रेजिलियंट एजेंडा है वो इंक्लूड यहाँ पे रहे। क्यों इंक्लूड करना है? इंक्लूड इस वजह से करना है कि जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज के जो केसेज हैं, जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। क्लाइमेट चेंज के केसेज इम्पैक्ट इंक्रीज हुआ है और रेजिलियंस इम्पोर्टेंट है, एक प्रायोरिटी होना चाहिए ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रायोरिटी है वो यहाँ पे होना चाहिए।
इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि जो डोमिनेटेड पावर हैं, स्पेशली आप देखिए कि यूएसए है, यूएसए ने आप देखिए कि कितने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे विड्रोवल को कैरी आउट किया है। में हमारा कंट्री के द्वारा जो प्रपोज इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भी इसका पार्ट है। तो इंक्लूसिव ग्रीन एजेंडा है वो इंडिया का यहाँ पे टॉप ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस ब्रिक्स मीटिंग के दौरान में, जिससे कि एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसको डेवलप किया जा सके। और यहाँ पे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में जो ग्लोबल पावर्स का विड्रोवल है उसके अल्टरनेटिव वे के अंदर में ब्रिक्स है वो यहाँ पे स्टेब्लिश है वो हो सके। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के बारे में मेंशन है, उनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया गया है कि लार्जली वे के अंदर में उन्हीं के ऊपर में आप देखिए कि जो इम्पैक्ट है वो रहेगा क्लाइमेट चेंज का। तो स्टूडेंट्स नाटो के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो इस आर्टिकल को आप जरूर से रीड करना। सी राजा मोहन सर हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसरिंग है वो उनके द्वारा किया गया है। नाटो के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। नाटो का क्या एंडिंग सिचुएशन आ चुका है ट्रम्प के द्वारा, जिस तरीके से डेनमार्क जो कि नाटो का फाउंडिंग मेंबर कंट्री है, वाशिंगटन जो ट्रीटी है उसका फाउंडिंग मेंबर ये कंट्री है 1947 के समय, सॉरी 49 के समय में। तो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज ही आपस में राइवलरी को कैरी आउट किए हैं, तो क्या इसका एंडिंग समय है वो आ चुका है क्या, उसकी उसी के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। फिर गोर्ज के बारे में है कि जो आप देखिए कि यंग रिवर्स का जो एरिया हुआ करता है वहाँ पे ओक्सबो लेक्स का क्रिएट होना, गोर्ज का फॉर्मेशन होना। तो ये बेसिकली आप देखिए कि ज्योग्राफी में आप इसको रीड करते हो यंग रिवर्स के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे हमारा जो आर्मी का एक व्हीकल है उसका फॉल होने की वजह से जो सोल्जर्स का कैजुअलिटी है वो वहाँ पे हुआ है। नक्सलाइट पर्सन से उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। 2026 का जो मार्च का समय है जब तक हमें नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट सेंसस के बारे में है, क्वेश्चनरीज हैं जो फर्स्ट पेज के रिगार्डिंग में नोटिफाई है वो कर दिए गए हैं। सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक पोस्ट हुआ करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बेसिकली ये जो सेंसस का ड्राइव है वो कंडक्ट हुआ करता है। 2021 के समय ये कंडक्ट होता, बट आप देखिए कि उस दौरान में वहाँ पे कोविड का आउटब्रेक होने की वजह से डिस्टरबेंस का सिचुएशन हुआ था। अब इसको आने वाले समय में कंडक्ट है वो किया जाएगा, और इसी के बाद में जो डिलिमिटेशन का जो ड्राइव है वो भी कंडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें CDSCO जो कि ड्रग के रिगार्डिंग में एक रेगुलेटरी है, उन्होंने कहा है कि कुछ ड्रग सैंपल्स वो यहाँ पे फेल हुए हैं, क्वालिटी का लैप्स उनमें देखने के लिए मिला है। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो निकोबारी नाम का जो ट्राइब है जो कि 2004 के समय सुनामी आया था, उससे पहले उनका प्रेजेंस है इस आइलैंड एरिया के अंदर में, जहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है, तो उन्होंने अपना जो लैंड राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया। प्रयागराज मेला के बारे में है जो कि वहाँ पे माघ के मंथ के समय ऑर्गेनाइज होता है, तो उसके रिगार्डिंग में जो नोटिस सर्व किया गया है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता ये होना चाहिए प्रयागराज मेला है जो कि माघ के मंथ के समय हुआ करता है। DRDO का जो मिसाइल्स हैं जिनको रिपब्लिक डे परेड के अंदर रखा जाएगा, सिंदूर फॉर्मेशन है जो एयरफोर्स के जो जेट्स हैं वो कैरी आउट करेंगे रिपब्लिक डे परेड के दौरान। तो नेक्स्ट आप देखिए कि जो प्रेस के जो पर्सन हैं जिनके ऊपर में जिस तरीके से समनिंग किया गया है ओरल वे के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे, तो उसको कंडेम किया है प्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। इंडिया का बेसिकली जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग है वो कितना था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क क्या है, WEF का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक